यस, तो हमने लास्ट क्लास में अगर याद हो तो हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े थे, राइट? तो इन द लास्ट क्लास वी हैव कवर्ड अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड व्हिच इज नो पीस। और नो पीस हमारे पास क्या होता है, मैंने बताया था। नो पीस का मतलब होता है नेचुरल मेथड, राइट? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, barrier method, implants and injectables, intrauterine contraceptive devices, and surgical method, right? So we have covered all these methods in the last class. You remember? Okay. Yes, sir. Yes, sir. So today we are going to discuss about the medical termination of pregnancy. तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? मेरे पास एबॉर्शन, राइट? जैसे मान लो, जैसे कोई भी यूजुअली मान लो कोई भी अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहता है, कोई भी अभी बेबी के लिए तैयार नहीं है, तो यूजुअली हमें क्या करवाना पड़ता है? यूजुअली फीमेल्स को टर्मिनेशन करवाना पड़ता है, राइट? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाना पड़ता है उनको। तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने को क्या बोलते हैं? एमटीपी। तो दिस एमटीपी इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो अब यूजुअली देखो ये इंपॉर्टेंट भी क्यों है? जैसे मान लो कोई भी रेप विक्टिम है और रेप विक्टिम ने से क्या वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, आफ्टर रेप शी बिकम प्रेग्नेंट, तो अब उस केस में तो कंपलसरी करवाना पड़ता है ना हमें, राइट? तो उस कंडीशन के लिए ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है कि हमें एमटीपी एबॉर्शन करवाना ही पड़ेगा। तो क्या लगता है, पहले ये लीगल नहीं था लेकिन बाद में इसको लीगल कर दिया गया, तो क्योंकि पहले ये था कि लोग बच्चों को मार रहे हैं, तो पहले एबॉर्शन फीमेल्स को मारने के लिए कर दिया करते थे। लेकिन अब तो 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या कर दिया? लीगलाइज कर दिया। ओके, तो 1971 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या कर दिया? किसकी सरकार रही होगी बताओ? कांग्रेस। कांग्रेस की तो रही होगी, लेकिन कांग्रेस में कौन, किसकी सरकार, कितने सारे लीडर थे? तो हमें क्या पता सर? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने इसको लीगल करने का फैसला सुनाया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या कर दिया कि ये लीगल है। तो लेकिन ध्यान रखना, अब इंदिरा गांधी ने स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाई होगी या नहीं लगाई होगी? वो स्ट्रिक्ट कंडीशन क्या लगाई होगी सोचो? तो वो फीमेल्स को मतलब हाँ, कि लड़कियों को नहीं मारेगा। हाँ, कि तुम इसको फीमेल फिटिसाइड के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे भी रेशो खराब चल रहा था, राइट? राजस्थान, हरियाणा, 2-3 स्टेट, वैसे बिहार, तो वहां पे लड़कियों को मार से भ्रूण हत्या बोलते हैं इसे, राइट? तो इंडिस्क्रिमिनेशन के लिए फीमेल फिटिसाइड के लिए यूज ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस। तो ये कब करवाया जाएगा? इसेंशियल कब होगा? देखो, इसेंशियल हमारे पास कब माना जाएगा? या तो मान लो वो मदर के लिए हार्मफुल हो या बेबी के लिए भी हार्मफुल हो, राइट? मान लो बहुत ज्यादा डेंजरस हो प्रेगनेंसी, किसके लिए? या तो रॉकस्टार मूवी देखिए? नहीं देखी? मतलब मैंने भी देखी, पूरी देखी नहीं है, मेरे को ये वाला नहीं पता कुछ ऐसा है इसमें। ओह माय गॉड, कौन से दुनिया में जी रहे हो? तुमने रणवीर कपूर की मूवी नहीं देखी वाली? सब पता है, मैंने देखी है, लेकिन तो लास्ट में रणवीर कपूर और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है? तो दोनों अरे दोनों नहीं, रणवीर कपूर से प्रेग्नेंट कर देता है। सर, आपको ऋषि कपूर और इरफान खान को तो पता होगा। मेल कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? आपने तो बोला कि दोनों हो जाते थे। मैंने बोला वो तो काइंड ऑफ हस्बैंड वाइफ की तरह थे, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। तो फीमेल वो एक्चुअली वीक होती है काफी, उसको दिक्कत होती है, तो लेकिन वो प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर वो मर जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्रेगनेंसी को लीड नहीं कर पाती, कमजोरी होती है उसकी बॉडी में। तो अगर कोई ऐसी फीमेल जो कि प्रेगनेंसी को लीड नहीं कर सकती है, तो उस टाइम पे टर्मिनेशन करवाना एसेंशियल होता है, क्योंकि वो बर्थ दे ही नहीं सकती बेबी को, ठीक है? वो खुद इतनी कमजोर है। तो कब एसेंशियल होगा? जब डेंजरस फॉर मदर या बेबी दोनों के लिए, राइट? और बेबी, तो जब बेबी या मदर दोनों में से किसी एक के लिए क्या होगी? वो डेंजरस होगी, राइट? तब हमें ये करवाना पड़ता है। इज दैट क्लियर? यस सर। क्या लगता है एमटीपी कब तक सेफ रहता है, कब तक करवा सकते हैं? सर 3 महीने से पहले। यस, तो 3 मंथ्स तक, राइट? स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स होते हैं उसके अंदर इसे सेफ माना जाता है, राइट? इसका मतलब कहना है इसे 1 ट्राइमेस्टर। यस सर। भाई उसके बाद तो वो बड़ा हो जाएगा ना बेबी, तो उसके तो उस टाइम पे तो और भी प्रेशर वाली बात है, राइट? तो इससे पहले क्या करवाना पड़ता है? हमें ये करवाना पड़ता है। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। तो ये एमटीपी एक तरह से अच्छी बात है, बुरी बात है? मतलब दोनों ही है सर। दोनों तो डिपेंड करता है ना। बिल्कुल डिपेंड कर रहा है किस सिचुएशन के लिए हम वो ये करवाना चाह रहे हैं, राइट? इज दैट क्लियर? यस सर। अगर मान लो किसी सेकंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा रहे हैं, एमटीपी करवा रहे हैं, तो वो सेफ है या रिस्की है? रिस्की है सर। ऑफ कोर्स वो रिस्की है, राइट?
ओके अब हमारे पास तुमने सुना होगा एसटीडीज के बारे में, राइट? यस सर। एसटीडी क्या होते हैं हमारे पास? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, राइट? ट्रांसमिटेड। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कम से कम 250 सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं इस अर्थ के ऊपर, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैल जाते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो इतने ज्यादा अगर हमारे पास ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, तो अब अगर यहाँ पे बात की जाएगी, सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, कोई हमें 250 पढ़ने होंगे क्या? हमें नहीं पूरे नहीं 250 पढ़ने हैं। नहीं 250 नहीं पढ़ने, ठीक है, थोड़े से पढ़ने हैं, कॉमन पढ़ने हैं, ठीक है। तो मान लो मेरे पास इस साइड में मैं लिख रहा हूँ डिजीजेस और इस साइड में लिख रहा हूँ उनके कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। कुछ के कॉजेटिव एजेंट कभी-कभी एग्जाम में आ जाते हैं और नीट में तो आते ही हैं। तो वो डिजीज किससे होता है? ऑफ कोर्स ये फैलता कैसे है? सेक्सुअल इंटरकोर्स से, राइट? अगर कोई किसी से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेगा तो फैल जाएगा। तो कौन कौन से डिजीज है हमारे पास? देखो सबसे पहले हमारे पास है सिफिलिस, सुना होगा शायद इसके बारे में 10th क्लास में। तो मैंने बताया, मैं 10th क्लास में करवा रखा है। सिफिलिस हमारे पास है। तो सिफिलिस कैसे फैलता है, क्या लगता है? यस ऑफ कोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स से, लेकिन ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है मेरे पास? ट्रेपोनीमा पैलिडम, ठीक है। तो ट्रेपोनीमा पैलिडम ये मेरे पास एक बैक्टीरिया है जिससे सिफिलिस होता है, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से। ऐसी मेरे पास गोनोरिया, गोनोरिया नॉट घमोरिया, ओके, घमोरिया नहीं, घमोरिया तो किसी को भी हो जाती है गर्मियों में। तो गोनोरिया की बात चल रही है, ठीक है। तो गोनोरिया किससे होता होगा मेरे पास? इसका भी एक मेरे पास बैक्टीरिया होता है निसेरिया गोनोरिया, ठीक है, बोलो निसेरिया गोनोरिया, बोलो भाई। हाँ निसेरिया गोनोरिया, निसेरिया गुनी आई है, क्या नाम है? वेरी गुड, शाबाश। तो अब तीसरी एड्स तो पता ही होगी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट? तो एड्स कैसे फैलता है? ऑफ कोर्स एचआईवी से, राइट, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, इसका नाम ही यही है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसका मतलब ये जो एचआईवी है ये किसका इम्यून सिस्टम वीक रहता है, ये साफ साफ से पता लग रहा है, राइट, एचआईवी। तो इसका मतलब ये एक ऐसा वायरस है जो कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, मतलब जिसमें क्या होता है मेरे पास, ये किसी की इम्यून सिस्टम को वीक कर सकता है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, ह्यूमन के इम्यून की डेफिशिएंसी वाला वायरस, राइट? इज दैट क्लियर? यस सर। ऐसी मेरे पास एक होता है हेपेटाइटिस बी। ये हेपेटाइटिस बी आजकल बहुत चल रहा है, आजकल लोगों को हो जाता है ये हेपेटाइटिस बी, इसमें लिवर पूरा खराब हो जाता है। तो ये हेपेटाइटिस बी किसकी वजह से होता होगा? ये भी मेरे पास एक वायरस होता है जिसका नाम क्या होता है? हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस बी सबसे खतरनाक होता है, ए हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। इस तरीके से एक और होती है जेनाइटल हर्पेस, जैसे हम पूरी, वैसे देखो क्या क्या चीजें होती है यूजुअली अगर ये हो जाता है, देखो जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं ना उनमें स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे रेड रेड स्पॉट हो जाते हैं, डिस्चार्ज रिलीज होता रहता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, एक डिस्चार्ज आता रहेगा, एक स्मेली फ्लूइड सा निकल के आता है, ठीक है, रैशेस बन जाते हैं बॉडी में, ठीक है। तो ये सब चीजें होती रहती है। तो इसका क्या इंडिकेशन है? ये सब इंडिकेशन है कि तुमको क्या हो गया है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये किस कैसे होता है? ये हमारे पास होता है हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस, और इसी को हम एक और बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। ह्यूमन, ये सब वायरस हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। ये जेनाइटल हर्पेस, जो चीज वायरस से होती है ना वो चीज बड़ी खतरनाक होती है, और इसका लाइव एग्जांपल तुम देख ही रहे हो, राइट? कोरोना। यस, कोरोना ने पूरी दुनिया को ठप कर दिया, तो वायरस सबसे खतरनाक चीज है, ठीक है। सर तो कभी बैक्टीरिया खत्म नहीं होगा क्या? खत्म हो जाएगा अगर हम स्प्रेड करने से। देखो वायरस एक्चुअली मल्टीप्लाई करता है ह्यूमन की बॉडी में, और तो फिर ह्यूमन के, एडवांस भी तो होता जाता है फिर वो, हाँ अपने आप को जितना चेंज कर लेगा, मल्टीप्लाई तो अभी करेगा। इतनी जल्दी तो हाँ। चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक बार बस इसकी साइकिल रुक जाए तो फिर वो रुक जाती है। जैसे अभी देखो फैलता जा रहा है, क्यों? क्योंकि कुछ लोग लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या कुछ लोग जो पहले थे वो कहीं ना कहीं से कॉन्टेक्ट में है। एक बार अगर ये रुक गया तो फिर आ नहीं सकता ना, ये फैलता है एक लोग से दूसरे लोग में। तो एक लोगों से दूसरे लोगों में अगर ये फैल रहा है तो अगर हम ये लोगों को ये तो अंदर कर देंगे तो फैलेगा नहीं ना, और नहीं। फैलेगा नहीं, और 14-15 दिन के बाद उनकी बॉडी एंटीबॉडी खुद ही बना लेगी, तो वायरस मर जाएगा उनकी बॉडी में। तो मेन बात है मैं फैलने से रुकवाना है, क्यों? क्योंकि इससे हमको ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन जो बुड्ढे बुड्ढे लोग हैं उनको ज्यादा खतरा है, तो उनके ना हो जाए इसीलिए हम ये करवा रहे हैं, ताकि उनकी मौतों को बचा सकें, ठीक है। अच्छा। दैट क्लियर? यस। Yes, sir. तो बेसिकली हमें मौतों को रोकना है,
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? तो मैंने क्या क्या बताया, व्हाट आर द बेसिक सिम्टम्स? यस सर रैशेस हो जाते हैं बॉडी पे और रैशेस हो जाते हैं, डिस्चार्ज इचिंग होती और है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट हाँ पेन होता है, स्वेलिंग्स आ जाती है राइट जेनिटल ऑर्गन में, पेनिस स्वेल कर जाएगा आगे से, वजाइना स्वेल कर जाती है, स्मेली फ्लूइड होता है, ठीक है। ये सब चीजें बहुत बहुत ही वियर्ड कंडीशंस होते हैं, ठीक है। हमेशा फीवर रहेगा, तो इस टाइप से। और ये फैलते कैसे हैं एसटीडीज? सेक्सुअल इंटरकोर्स। यस, अगर मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स, देखो अगर कोई नॉर्मल है, एकदम हेल्दी पर्सन है, और दूसरा वाला पर्सन अगर क्या है मेरे पास, वो अगर उसको अगर ये हो रखा है, तो अगर तुम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हो तो ये उसको फैल जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कोई भी हेल्दी पर्सन है तो दैट वुड बी सेफ। अगर कोई जैसे मान लो, अब देखो जैसे कॉन्डम होता है, तो मैंने बताया कॉन्डम्स को यूज करने से दो फायदे हैं। क्या वो फायदे हैं? तो कॉन्डम यूज करने से सर एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा सकता है और एक एसटीडी से बचा जा सकता है, राइट। तो मेल जो होता है जैसे यूजुअली डिस्चार्ज करता है, तो वो भी तो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, राइट। सीमेन में। हाँ तो इसलिए जो कॉन्डम होता है वो बेसिकली हमारा इससे भी बचाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, और वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बचाता है। इज दैट क्लियर? यस सर। एनी डाउट इन दिस? नो सर। ठीक है, तो अब हमारे पास है, अब देखो ये हमारे पास हो गया। देखो जैसे तुमने वाली मूवी देखी, सिर्फ विक्की डोनर मैंने बताया था। यस सर तो विक्की वो डोनर भी में नहीं क्या हुआ था? देखी। अच्छा हाँ, मूवी नहीं देखी, लेकिन क्या होता है उसके अंदर? वो स्पर्म डोनर होता है ना सर? हाँ, तो देखो स्पर्म डोनर का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई भी कपल है और कोई भी कपल अगर अपने बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, उनके अंदर दिक्कत है, राइट। अगर कोई भी बेबी, कोई भी मान लो कपल है और या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, या मेल के स्पर्म डिस्चार्ज रिलीज नहीं हो रहा है, मेल का स्पर्म काउंट कम है, तो अब उनको भी तो बेबी चाहिए भाई, बेबी तो सबको चाहिए, हर कपल को चाहिए होता है, राइट। तो फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए बेसिकली हम, ये मेरे पास टेक्नोलॉजीज आती है, देखा ना वाली मूवी में भी आया था, गुड न्यूज के अंदर भी मूवी है, तो उसमें वो हेल्प करते हैं उनके बेबी होने के लिए, राइट। तो उसे हम क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। वो तुमको असिस्ट करते हैं, किस चीज के असिस्ट करना है, ताकि यू विल हैव अ बेबी, ओके। तो इसे ये कौन सी टेक्निक के अंदर आता है? ये एआरटी। एआरटी का मतलब क्या होता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ओके। यस सर। तो व्हाट इज एआरटी? असिस्टेड असिस्ट रिप्रोडक्टिव। करना, जैसे कहते हैं ना, हेलो सर हाउ मे आई असिस्ट यू। हाँ तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या करना चाह रहे हैं? किसी का बेबी लेना चाह रहे हैं, राइट। अच्छा, सर एक मिनट, आईवीएफ में क्या होता है? वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर ही आईवीएफ की एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि मैं बोलूँ कि बताओ हमारे पास हम कैसे इस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये एसटीडी है, ये इन्फेक्शन फैलता जा रहा है, अगर मुझे इन्फेक्शन को रोकना हो तो किस तरीके से क्या करना चाहिए? क्या क्या चीजें हम मेजर ले सकते हैं? क्या लगता है? Of course, can I say avoiding sex with multiple partners? यस सर। अच्छा, दूसरा, can I say we usually use the condoms during coitus, during sexual intercourse? And of course we should seek a medical help. कुछ लोग ये बीमारी होने के बाद भी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। अगर तुम्हें ये सब चीजें हो गया है, तो we should consult doctor as soon as possible, okay? क्योंकि डॉक्टर ही बता सकता है, वरना और ये फिर बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, तो ये लिख लोगे। अब आते हैं हम किसके बारे में? इनफर्टिलिटी। क्या होता है इनफर्टिलिटी? क्या होता है सुकृति? विदुषी, इनफर्टिलिटी क्या होता प्रेगनेंसी ना होना ना। है? यस, कैन आई से इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ कपल टू प्रोड्यूस द बेबी। हाँ यस सर। इनफर्टिलिटी कुछ भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। मान लो कोई एक पर्सन है, बहुत ज्यादा दारू ले रहा है, बहुत ज्यादा स्मोक कर रहा है, बहुत ज्यादा दारू, चरस, गांजा ये सब लेता है, तो कहते हैं इसका स्पर्म काउंट कम हो जाता है। अगर बहुत इंटेंसिव हो गया, मान लो 4-5 साल तक रेगुलरली ये चल रहा है, तो उसकी हेल्थ के लिए तो खराब है, साथ में स्पर्म काउंट भी कम हो जाएगा, तो उसके बेबी होने के चांस ज्यादा है, कम है? कम है, बिल्कुल है, राइट। तो ये फिजिकल हो गया, राइट। मान लो तुमको बचपन से ये तुम्हारे जीन्स के अंदर ही ऐसा है कि तुम्हारे बेबी नहीं होते, राइट। या इम्यूनोलॉजिकल हो गया, कुछ भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो गया। तो अलग अलग, मान लो तुम जिस एनवायरमेंट में रह रहे हो वहां पे पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, कुछ लोग कहते हैं ना कि ज्यादा पॉल्यूशन से भी अफेक्ट होती है बॉडी, तो ज्यादा पॉल्यूशन होगा तो वो भी अफेक्ट कर जाएगा। तो ये सब, कुछ लोग कहते हैं ज्यादा सोचा मत करो, डोंट टेक स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं।
तो अगर कोई मेल है जिसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो उसके अंदर भी ये सब क्या होता है, स्पर्म काउंट कम हो सकता है, राइट? नहीं आया समझ? आ गया। तो इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ अ कपल टू प्रोड्यूस द बेबी। और कॉज क्या हो सकते हैं? फिजिकल हो सकता है, राइट? कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या होता है मेरे पास? जन्म से। ठीक है, जैसे कुछ लोगों की, किसी लोगों का इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जिनका इरेक्ट नहीं हो पाता है टाइम पर, या किसी लोगों के स्पर्म मोटाइल नहीं होते हैं, या किसी की फीमेल की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है, राइट? तो ये इतने सारे रीजंस होते हैं, इजंट इट? तो एक तरह से देखा जाए तो ये मेरे पास कुछ करेक्टिव टेक्नोलॉजीज है, राइट? करेक्टिव ट्रीटमेंट्स आ गए हैं आजकल, जो भी दिक्कत होती है। और करेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं भी आ पाएंगे तो फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी वाली, राइट? यस और नो? तो करेक्टिव ट्रीटमेंट से, तो अब मैंने क्या बोला, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले हैं हम? ART, तो इसको क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ART एग्जाम में आती है टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर अब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है? टेस्ट ट्यूब बेबी, देखो यूजुअली क्या होता है कि कोई भी मेल अगर या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक या मेल अगर नहीं डिस्चार्ज कर पा रहा है, इसके स्पर्म काउंट बहुत कम है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? ये टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। तो देखो अब मेरे पास या तो क्या हो, अगर मान लो ओवा में फीमेल में से ले लूं या डोनर फीमेल में से ले लूं, भाई ओवा तो इसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर। तो अगर मैं वहां से ओवा ले लूं और इसको हम कहां से ले लूं? हस्बैंड से ले लूं, कोई भी हस्बैंड या कोई भी दूसरा मेल पार्टनर है। अगर मेल अच्छा नहीं है, हस्बैंड अच्छा नहीं है, तो दूसरे से लेना पड़ेगा, राइट? याद है ना? और उसके अंदर है गुड न्यूज में ऐसे तो हुआ था, तो दोनों का एक्सचेंज करवा दिया था, राइट? फिर दोनों का एक्सचेंज हो गया था वहां पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ टाइम प्रिजर्व करके रखते हैं एक्स को। बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं, वो रखना पड़ता है प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि अगर देखो ऐसा भी नहीं है, अगर तुम नहीं रखोगे तो ऑन द स्पॉट वो बाहर वाली कंडीशन में डैमेज हो सकते हैं। तो उनको जो भी कोई सेल ऐसे हम अगर हम उसे लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट में रखते हैं तो वो एक्टिव रहते हैं जैसे वो थे बॉडी के अंदर, ठीक है? तो इसे लो टेम्परेचर में क्यों रखते हैं? ताकि वो सेल डिस्ट्रॉय ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए, ठीक है? नहीं है समझ? आ गया। तो ये चीजें हम उनको लो टाइम, इसे हम एक और क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं, कि अगर तुम्हें किसी भी गैमेट को स्टोर करके रखना है बहुत लॉन्ग टाइम तक, तो उनको हम क्या करते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। उसमें भी देखा होगा तुमने स्पर्म डोनर में, वो उसको एकदम एक उसके अंदर रखता है, आइस के अंदर, एक डिब्बे से के अंदर, जिसके अंदर लो ट्रीटमेंट होता है। इसका मतलब अगर तुम ठंडा टेम्परेचर देते हो तो गैमेट वैसे के वैसे ही रहते हैं, ठीक है? इज दैट क्लियर? तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होगा, या तो मैं अगर मान लो वो अपना बच्चा चाहते हैं, अगर फीमेल ओवा प्रोड्यूस करती है तो फीमेल की बॉडी में से ओवा निकाल लेंगे या हस्बैंड में से निकाल लेंगे, नहीं तो दोनों में से ले लेंगे, और उनको उसी कंडीशन के अंदर हम क्या करवा देंगे? फ्यूज करवा देंगे, राइट? सेम उसी माइक्रो कंडीशन के अंदर हम फ्यूज करवा देंगे जैसे कि फीमेल के अंदर असली में होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमुलेटेड कंडीशन। क्या बोलते हैं? सिमुलेटेड कंडीशन। जो कंडीशन फीमेल के अंदर होती है ड्यूरिंग कॉइटस, जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसी तरीके से हम रियल में भी ये करवा सकते हैं, राइट? इन द लैबोरेटरी। तो बताओ फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, राइट? यस सर। एक सेकंड। तो हमने क्या लिया? बेसिकली एक एग लिया है फीमेल में से और ओवा, राइट? जरूरी है कि फीमेल में से लिया है या कहीं और से? बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि या तो फीमेल में से लो या फिर डोनर फीमेल में से लो, राइट? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या तो देखो हम वाइफ से ले सकते हैं, राइट? अगर वाइफ ओवा प्रोड्यूस कर रही है, उसका ओवा प्रॉपर सही है, और अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम उसके हस्बैंड डोनर में से लेंगे। अगर मान लो ये तो चलो अरेंजमेंट हो गया, ऐसी मेल के लिए भी होगा। अगर हस्बैंड अपना बच्चा चाहता है तो अपना बच्चा चाहता है, तो कोई अपना ही बच्चा चाहता है, राइट? वरना तो वो अडॉप्ट नहीं कर लेते। अगर उन्हें किसी और को चाहिए होता तो फिर तो वो अडॉप्ट कर लेंगे, राइट? यस सर। लेकिन इसका वो ये टेक्नोलॉजी इतनी महंगी होती है तो क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि उनको अपना बच्चा चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है वो अपना यूज करेंगे, लेकिन अपना नहीं है तो डोनर का भी यूज कर सकते हैं, राइट? गॉट इट? यस सर। तो अगर लैबोरेटरी में ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? सिमुलेटेड कंडीशन। तो ये जो तुम लैब के अंदर करवा रहे हो, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लैब्स के अंदर जो कंडीशन की गई है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब हम ये फैलोपियन ट्यूब में नहीं करवा रहे, हम ये बाहर करवा रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं IVF, ठीक है? तो जब बेबी
जब बेबी हमारे पास 8 to 16 सेल स्टेज का हो जाएगा, पता है ना मोरोला, याद आया ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताया था 8 to 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड मोरोला। फिर वो ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला के बाद कैस्ट्रुला, याद है कुछ? तो ब्लास्टोसिस स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है, तो हम कुछ इंजेक्शन देते हैं फीमेल को, और फिर जाइगोट को या अर्ली एम्ब्रियो को हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, यूट्रस के अंदर या फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर, राइट? Yes, sir. लिखो इसके बाद the zygote or the early embryo, the zygote or the early embryo after the fertilization is transferred into the uterus or fallopian tube of the female. Uterus transferred into the uterus or fallopian tube for the further development. Is that सर clear? तो इस पूरे प्रोसेस में जो फीमेल होती है उसको दर्द होता है? नहीं, किस चीज का दर्द होता है? मतलब डिलीवरी के टाइम तो हो गई? नहीं मतलब वैसे नहीं IVF के टाइम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसानी से हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शंस होते हैं, माइक्रो इंजेक्शंस बहुत छोटे लेवल पे ये काम होता है, तो कोई ऐसा पेन वाली बात नहीं है, ठीक है। यस जैसे इंजेक्शन लगता है तो काइंड ऑफ उसके जैसे ही मान के चलो, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जान निकल जाती है। तो कल ही लगा मेरे इंजेक्शन, क्यों नहीं लगा? मेरे एलर्जी हो रही है ना, तो इसलिए लगवाना। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास जब भी हम जाइगोट या एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो बताओ, ये टेस्ट ट्यूब बेबी जब हमने बनाया, तो एम्ब्रियो को हम किसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, यूट्रस के अंदर या फैलोपियन ट्यूब के अंदर, राइट? देखो, अगर वो 16 to 32 सेल स्टेज है, तो उसे फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे या यूट्रस में, क्या लगता है? यूट्रस में डालेंगे। 32 पे यूट्रस पे अटैच हो जाता है। अच्छा, मान लो अगर 8 to 16 सेल स्टेज है, तो फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे, फिर वो बाद में आके यूट्रस में आएगा, राइट? मैंने बताया था ना, ये लिंक होना चाहिए, ऐसा नहीं है रैंडम कहीं पे भी छोड़ दो, बताया था ना। यस सर, एकदम फिक्स साइट होती है, यहीं पर ही आके मिलेगा, फिर इतने दिन में वो यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे स्टिकनेस है, यहाँ पे कोई रैंडम नहीं चल रहा है, ठीक है, किसी की लाइफ की बात है। इज दैट क्लियर? तो ईटी का मतलब क्या है, ये एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर मेरे पास अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स है, मैंने बताया था ना, जितने भी सेल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। तो अगर 8 ब्लास्टोमियर्स है तो कहाँ पे डालोगे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंड्यूस करवा दोगे, किसको, जाइगोट को या एम्ब्रियो को? देखो, जाइगोट तो सिंगल सेल होता है, तो हम एम्ब्रियो की बात करेंगे ना, एम्ब्रियो ट्रांसफर करवा रहे हैं। तो अगर एम्ब्रियो के अंदर कितने सेल्स हैं, 8 ब्लास्टोमियर्स, 8 सेल्स हैं, तो फैलोपियन ट्यूब। लेकिन अगर मान लो मैंने तुमसे बोला कि और कितने सेल हो सकते हैं, अगर ज्यादा सेल हुए तो कहाँ पे करना पड़ेगा, फिर यूटेरस। यस, तो फिर यूट्रस करना पड़ेगा। तो देखो, जो हमने फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ज़िफ्ट। आई नो वैसे EIFT होना चाहिए था, लेकिन हम क्या बोलते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ओके, क्या बोलते हैं इसे, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ओके, यस सर। अच्छा, तो एक होता है मेरे पास गिफ्ट। अच्छा, मान लो चलो अभी तो ये हो गया मेरे पास। अगर मान लो मैं यूट्रस में करता हूँ, तो अगर मान लो ज्यादा का हुआ, अगर मोर देन 8 हुआ, तो यूट्रस में तो उसे हम क्या बोलते हैं, IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। गॉट इट? यस सर। अच्छा, मान लो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, ओके, तो मान लो फीमेल से ओवा निकाल के अगर ब्लॉकिंग के पास रखवा दिया जाए, ठीक है, और हमने गैमेट दे दिया है फीमेल को, मतलब वो चाहते हैं कि एक्चुअली उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो और तब जाके उनका बेबी हो, ठीक है। तो मान लो अगर कोई भी मेल और फीमेल है, अगर उनके पास ओवा है और उसके पास स्पर्म है, ठीक ठाक, और अगर वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, कुछ दिक्कत है, मान लो हमने एक डोनर से ओवा डाल के उनकी बॉडी में लगा दिया, तो जब उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो वही वाला ओवा तो फर्टिलाइज होगा, राइट? इस बार हम जाइगोट ट्रांसफर नहीं कर रहे। इट मींस वो ये, मान लो कोई कपल है जो चाहते हैं कि नहीं हमारा ही गैमेट हो और फर्टिलाइजेशन भी हमारी बॉडी के अंदर हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम उनके अंदर बेबी डालेंगे या गैमेट डालेंगे, गैमेट डालेंगे ना इस बार। तो अगर कोई मेल है तो हम स्पर्म तो नहीं डाल सकते, स्पर्म तो स्पर्म होता है, स्पर्म का कोई वो नहीं है। अगर फीमेल के अंदर दिक्कत चल रही है
तो फीमेल के साथ दिक्कत चल रही है तो हम क्या करते हैं, एक डोनर से ओवम लेके या उसकी ओवरी से ओवा लेके फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, राइट। क्योंकि ब्लॉकेज था ना, तो ओवा ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में नहीं आ पा रहा था, तो हमने क्या करा, डायरेक्ट ओवा को फैलोपियन ट्यूब से ओवरी से निकाल के फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया, राइट। तो अगर अब उसी टाइम पे 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी तो बताओ चांसेस है या नहीं फर्टिलाइजेशन के? है सर। तो अगर उसी टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो ऑब्वियसली फर्टिलाइज कर जाएगा। तो बताओ एक तरह से ये नेचुरल हुआ या नहीं हुआ? प्रेगनेंसी को रिलीज करेगी, राइट। तो इसका मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, गिफ्ट। क्यों? हमने क्या करा इस बार, गैमेट ट्रांसफर किया या जाइगोट या एम्ब्रियो? गैमेट। इसलिए से हम क्या बोलते हैं, गैमेट इंट्रा। देखो इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर की बात चल रही है, क्या गैमेट को यूट्रस में डाल सकते हैं? नहीं। अभी बताया था ना फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, फैलोपियन ट्यूब में। यस, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव, सॉरी एम्पलर स्टमक जंक्शन, याद आया कुछ कुछ? हाँ यस सर। तो एम्पलर स्टमक जंक्शन के अंदर मैंने चीज बता रखी है तुमको, ठीक है। तो ये क्या होता है, मेरे पास गिफ्ट होता है, तो गिफ्ट को मैं क्या लिख पाऊंगा, क्या लगता है? तो लिखो, दिस मेथड इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ ओवम, ट्रांसफर ऑफ ओवम कहां से कहां तक, फ्रॉम डोनर फीमेल टू डेड फीमेल जो बर्थ देना चाहती है। अगर वो अनदर, मालूम मैंने लिखा डोनर फीमेल टू अनदर फीमेल, ये कौन सी फीमेल होगी? Who can't produce over, जो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो कांट प्रोड्यूस ओवा। तो इससे क्या हुआ, अच्छा तो अब पूरी की पूरी डेवलपमेंट इसी के अंदर तो होगी, राइट। बेबी की पूरी डेवलपमेंट इसके अंदर होगी। बताओ बर्थ कौन देगा, ये डोनर देगी या फिर यही वाली फीमेल देगी? अनदर वाली सर। अनदर वाली देगी। डोनर क्यों देगी भाई, उसका होगा तो ट्रांसफर क्या था, तो ये थोड़ी देगी, सिंपल सी बात है, राइट। यस सर। तो इसमें प्रेगनेंसी कौन करवा रहा है? डोनर। प्रेगनेंसी किसके अंदर हो रही है, डोनर के अंदर, अनदर के अंदर? अनदर के अंदर। अनदर के अंदर। ठीक है, तो ये तो ही फीमेल की दिक्कत। चलो अब मान लो अगर मेल के स्पर्म डिस्चार्ज नहीं हो पा रहे, मेल स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, मान लो मेल डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे, मतलब या मेल का जो स्पर्म है थोड़े से इमोटाइल है, वो पहुंच नहीं पा रहे फीमेल की बॉडी तक, तो क्या करना पड़ेगा? डोनर के स्पर्म होने पड़ेंगे। तो एक काम करें, तो याद है ना वही विक्की डोनर, मेल के स्पर्म निकलवा लेंगे एक डिब्बी में, और मेल के स्पर्म को लेकर माइक्रो इंजेक्शन से हम फीमेल की बॉडी तक पहुंचा सकते हैं क्या? अगर फीमेल को वो ऑलरेडी पहुंच गया तो डायरेक्टली हम क्या करवा देंगे, इंजेक्शन डलवा, वो इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म पहुंचवा देंगे, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आईसीएसआई। ये आईसीएसआई क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर हम डायरेक्ट क्या करवा देंगे, स्पर्म इंजेक्ट करवा देंगे, राइट। नहीं आ रहा सकती समझ में? आ रहा है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, तो मेल से स्पर्म लेके फीमेल की बॉडी के अंदर डायरेक्टली हम क्या करवा देंगे, उसके ओवा के अंदर डलवा देंगे। तो बताओ फर्टिलाइजेशन नेचुरल हुई है या करवाई गई है? करवाई गई है। करवाई गई है। तो इसी को हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन भी करवा सकते हैं, कह सकते हैं क्या? यस कह सकते हैं, लेकिन बोलना मत, ठीक है। तो ये करवा रहे हैं हम जबरदस्ती, ठीक है, इंजेक्शन। गॉट इट? यस सर। तो क्या बोलना है इसके अंदर, तो लिखो ये, इन दिस मेथड sperm is directly injected into the ovum to form the embryo. Sperm is directly injected into the ovum to form the embryo. ये लेबोरेटरी के अंदर भी करवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि फीमेल की बॉडी के अंदर ही करवाना है, तो ये भी लिख सकते हो, टू फॉर्म एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी, देखो आईसीएसआई और आर्टिफिशियल, अभी मैंने बोला ना कि बोल भी सकते हैं लेकिन बोलना मत, ये समझ में आया मैंने क्या बोला था अभी? तो अभी मैंने ये क्यों बोला था कि बोल सकते हैं लेकिन मतलब नहीं बोलना है, क्योंकि मान लो अगर किसी के मेल से हमने क्या करे, सीमेंस निकाल ली, और अगर मैं वो सीमेन किसी की फीमेल की वजाइना के अंदर डाल दूं, तब तो उसे हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्योंकि उसे इंसानों ने करवाया है जबरदस्ती, राइट, नॉट नेचुरल। लेकिन अगर तुम ओवा भी निकाल लेते हो बाहर और हम उसके साइटोप्लाज्म में डाल देते हो, तो इसे बोलते हैं आईसीएसआई, ठीक है। तो एक तरह से आईसीएसआई क्या हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जानबूझ के स्पर्म को वजाइना के अंदर डाल दिया जा रहा है इंजेक्शंस के थ्रू। इज दैट क्लियर? यस सर।
तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म म्यूटेशन में क्या लिखना है? द स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम टू फॉर्म द एम्ब्रियो इन द लैबोरेटरी, राइट? यस सर। तो अब एम्ब्रियो कहाँ पे है, बाहर या अंदर? अभी सर बाहर। बाहर है, तो बाहर है तो क्या करवाना पड़ेगा? मतलब अंदर तो यस, फीमेल की यूट्रस में लगाना पड़ेगा ना। और उसके बाद लिखो एंड देन एम्ब्रियो ट्रांसफर इज कैरिड आउट, एंड देन एम्ब्रियो ट्रांसफर इज कैरिड आउट। अगर कम का है तो फैलोपियन ट्यूब में, ज्यादा का है तो यूट्रस में। सर सबसे बेस्ट मेथड क्या है? टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम ही है सबसे बेस्ट। हाँ, बेस्ट का वैसे ना ऐसे कुछ बोलते नहीं, क्योंकि हर किसी के अंदर ना अलग अलग कमियां होती हैं, तो अलग अलग कमियों के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ना। ये कोई वो थोड़ी कि इतने सारे मेथड है, जिसकी जैसी कमी होती है उसके लिए वैसा करवाया जाता है, ठीक है? अच्छा हाँ। जिसकी जैसी कमी होगी, जैसे मान लो फीमेल है, डिपेंड, कुछ लोगों की डिमांड होती है, कुछ लोग कहते हैं जैसे मान लो एक फीमेल के ओवर निकलता ही नहीं है, तो निकलता ही नहीं है, लेकिन वो चाहते कि मेरा जो बेबी हो मेरे हस्बैंड का ही हो, राइट, इनका ही बेबी हो, तो उसके लिए फिर जानबूझ के वैसे ही करवाना पड़ेगा ना, जैसे सिचुएशन होगी। समझ में आ रहा है? ओवर नहीं निकाल सकते तो ओवर नहीं निकाल सकते, इसका मतलब फिर तो हमें ये गिफ्ट ही करवाना पड़ेगा ना, देख पा रहे हो? तो दूसरी फीमेल से लेके उनकी बॉडी में डलवाना पड़ेगा और फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, राइट, इस तरीके से। क्लियर? यस सर। अब ये आईसीएसआई क्या होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, तो ये कहाँ पे हो रहा है, लेबोरेटरी के अंदर या फिर सीधे अंदर वजाइना के? लेबोरेटरी एंड देन एम्ब्रियो ट्रांसफर, राइट? अब एक होता है मेरे पास आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम मेल से क्या करते हैं, सीमेंस को कलेक्ट करवा लेंगे और डायरेक्ट वजाइना के, जैसे फीमेल का 14 डे होगा ओव्यूलेशन वाला, हम स्पर्म को जितने भी हैं वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, राइट? नहीं आया समझ? आ गया। इंसेमिनेशन तो लिखो इसमें, इन दिस मेथड द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर। अच्छा, डोनर हेल्दी लेना चाहिए या बेकार? हेल्दी लेना चाहिए। जैसे वो जो ढूंढा गया था स्पर्म डोनर वाली मूवी में, तो वो हेल्दी था, देखा था कितना एक्टिव था? सर नहीं देखी मूवी। यस, लिखो इन दिस मेथड सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर, semen is collected from the husband or a healthy donor and it is artificially introduced into the vagina, or into the uterus, ठीक है? डायरेक्ट यूट्रस में भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट यूट्रस में करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, लेकिन वजाइना में नहीं कराना, डायरेक्ट यूट्रस में कर दिया। So semen collected from the husband or a healthy donor is artificially introduced into the vagina or uterus. Got it? Yes sir. तो ये किसकी इनएबिलिटी हुई, मेल की या फीमेल की? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में किसकी दिक्कत लग रही है? ये मेल की दिक्कत है या फीमेल की दिक्कत है? सोचो। मेल की है सर। मेल की है, क्यों? क्योंकि मेल के या तो पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है, जिससे बॉडी के अंदर नहीं जा पा रहा, या स्पर्म काउंट बहुत कम है, ठीक है? तो ये यूजुअली किसकी दिक्कत है? तो मैंने बोला ना हर किसी का अलग अलग है, तो या तो स्पर्म काउंट बहुत कम है, ठीक है, या फिर स्पर्म काउंट बहुत लो है, या फिर इरेक्शन की प्रॉब्लम है, इरेक्शन नहीं होगा तो अंदर ही नहीं जाएगा, तो अंदर नहीं जाएगा तो फिर स्पर्म डिस्चार्ज भी नहीं होगा, ठीक है? गॉट इट? यस सर। ठीक है, तो ये मेरे पास हुए कुछ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में। अब ये हमारे पास इस फाइनली यहाँ पे ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। एक लास्ट है बस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये एमनियोसेंटेसिस के बारे में सुना है कभी? एमनियोसेंटेसिस, देखो बेबी जो होता है ना वो एक सैक के अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ओके? तो ये एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या होता है, बेबी की पूरी डेवलपमेंट होती है। ये एमनियोटिक फ्लूइड बहुत अच्छा होता है, ये डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करवाता है, ठीक है? तो अगर मान लो तुमने एमनियोटिक फ्लूइड के कुछ सेल्स निकाल लिए और तुमने उसके कल्चर किए, तुमने उसको जब एनालाइज करते हो तब तुम उसकी ग्रोथ करवा दोगे, सेल्स की उनको एनालाइज करोगे, तो उस एमनियोटिक फ्लूइड के सेल्स और बेबी के जो सेल्स है उनका क्रोमोसोम नंबर पैटर्न सेम होता है। तो पता है अगर मेल होता है तो उसपे 23 पे XY क्रोमोसोम होगा, राइट, अलग अलग क्रोमोसोम, और फीमेल के सेम होते हैं, राइट, XX। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड से बताओ, चेक कर सकते हैं वो लड़का मतलब जो बेबी है वो फीमेल है या मेल है? यस सर, यस सर। तो इसका मतलब ये चेक करने से क्या होगा, फिर तो ये चेक हो जाएगा ना, टेक्निक आ जाएगी फिर तो कि बेबी है, तो इससे तो फिर फीमेल फीटिसाइड हो सकता है, राइट? तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है।
तो फीमेल फीटिसाइड होगा, इसलिए एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो कि डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है बेबी के, तो उसको अगर निकाल लिया जाएगा। ये देखो क्यों करते हैं, अगर मान लो कोई क्रोमोसोमल दिक्कत हुई बेबी को, अगर बेबी के अंदर कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज हुई तो वो तो चलो हम चेक कर सकते हैं, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम उसका सेक्स पता कर रहे हो तो ये बहुत बुरी बात हुई ना, am I right? Yes, sir. So it is a prenatal diagnostic technique in which a sample of amniotic fluid is taken out from the womb of the pregnant woman, right? तो हम उससे क्या क्या पता कर सकते हैं, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज चेक कर सकते हैं, सेक्स पता कर सकते हैं, राइट, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है बेबी के अंदर, ये पता कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये किस चीज के लिए मिसयूज हो रहा है, सेक्स मतलब जानना। फीमेल फीटिसाइड के लिए यूज हो रहा है, इज दैट क्लियर? यस सर। और कुछ लोग तो आजकल अपने एमनियोटिक फ्लूइड में से जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको बचा के रख लेते हैं कि अगर बेबी जब आगे जाके बड़ा होगा, कभी अगर एक्सीडेंट हुआ तो ये एमनियोटिक फ्लूइड से उसकी, जबकि एमनियोटिक फ्लूइड सेल्स को जल्दी जल्दी ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। देखो एक इतना छोटा सा सेल इतना बड़ा हो जाता है 9th मंथ में चले, तो ये किसकी वजह से होता है, एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से। तो आजकल कुछ हॉस्पिटल्स में बैंक बने होते हैं, वो इस एमनियोटिक फ्लूइड को स्टोर करके रखते हैं कि ये इस पर्सन का है, तो कभी भी जरूरत पड़ने पे यूज हो सकता है, काइंड ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, नहीं आया समझ? तो वो क्या लिखोगे एमनियोसेंटेसिस में, इट इज अ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक इन विच a sample of amniotic fluid is taken out। कहाँ से लेते हैं, from the womb of the pregnant woman, right? भाई जो बेबी होता है वो एक सैक के अंदर होता है, देखा है फ्लूइड से निकल के आता है जब बेबी होता है, तो वो सैक होता है, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो उसकी डेवलपमेंट करवाता है बहुत फास्ट। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड से पूरा गट बनता है, पूरा सिस्टम बनता है उसकी बॉडी का। तो अब हम जो उसके ये एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं तो उससे क्या होगा, फाइनली हम उसको कल्चर करवाते हैं, मतलब अगर हमने इतने से निशान निकाले तो ग्रो करवाएंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल, और ग्रो करवाने के बाद हम देखते हैं कि उसका सेल का वो कैसा है, मतलब क्रोमोसोम कैसे हैं। तो क्रोमोसोम से हम क्या, तो इससे क्या क्या पता लगा सकते हैं हम, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, सेक्स, डेवलपमेंट डिसऑर्डर, राइट। लेकिन ये मिसयूज किसके लिए हो रहा है, फॉर डिस्ट्रॉइंग फीमेल फीटिसाइड। ओके, एनी डाउट इन दिस? नो सर। So with that, your this chapter is also finished. ये वाला chapter भी खत्म होता है, और with that, finally your reproduction unit is finally over. तो जोरदार स्वागत किया जाए तालियों के साथ। ठीक है, तो फाइनली हमने बायो के 4 चैप्टर यहाँ पे खत्म किए हैं, लेकिन अब ये खत्म नहीं हुए हैं, एक क्लास पूरी की पूरी यूनिट को दी जाएगी फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे अपना जेनेटिक्स। ओके, ठीक है सर। ओके सर, टेस्ट कब होगा, आपने कहा था इस वीक में? संडे को ले लेंगे। चलो सर मैंने तो चैप्टर भी नहीं पढ़ा। चलो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, नोट्स चलो है ना? आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है, 6 बजे क्लास है। बाय सर।